सुभाष चंद्र बोस की कहानी देखते हैं तो इनकी बैकग्राउंड आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए सर, है ना, कि इनकी फैमिली कहाँ से थी और ये कहाँ से निकल के आए थे सर। ओके, तो इस फादर वाज बेस्ड इन कटक। कटक वाज अ प्लेस इन उड़ीसा सर, है ना। उस टाइम पे बंगाल उड़ीसा बेसिकली एक ही गवर्नेंस के रूप में चलता था। एंड कटक के नगर पालिका के अंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही वाज ऑफिस होल्डर एज वेल सर। खैर, being belonging to a good family, so he was able to get good education, and we will find his father was also able to enter इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बंगाल सर, है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां की विधान परिषद थी। मतलब आप देखिए कि इनका बैकग्राउंड जैसा है वो थोड़ा आप वेल टू डू क्लासेस से आपको मिलेंगे। और इनके फादर को ऐसा था कि हमारा जो लड़का है सुभाष है सर, ठीक है ना, वो आईसीएस के एग्जाम क्लियर करे। वैसा क्यों होगा सर, है ना, समझे कि इस फादर ऑलवेज बिलोंग टू दी हैव क्लासेस सर, है ना, समझे। वो हैव क्लासेस से थे, ऑलरेडी हायर क्लासेस से बिलोंग करते थे। तो इस फादर हैड ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम एंड ही हैड रियलाइज कि भाई भारत में कोई भी चीज चल रही है और कोई चला रहा है तो वो कौन करवा था, वो आईसीएस वाले करवा रहे थे सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो जानकीनाथ बोस को ऐसी एक सपना था कि भाई यार कैसे भी करके हमारा सुभाष है ना कुछ कर दे सर, इस तरह से सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि पहले से इनकी एक थॉट प्रोसेस ऐसी चली है। एंड वी विल फाइंड कि इनिशियली सुभाष was not good in the languages as well सर, ठीक है। मतलब अगर आप उनका ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग देखोगे तो अंग्रेजी भाषा के ऊपर उनका प्रभुत्व नहीं था। मतलब रेवेनशॉ कॉलेज के अंदर वो पढ़ाई किया करते थे। और वी विल फाइंड कि जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी उसके कारण वी विल फाइंड कि उनको ये अप्रोच मिलता है सर। अब देखिए होता क्या हुआ कि ग्रेजुअली उन्होंने फिर वहां बंगाल की कॉलेज से, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। एंड जानकीनाथ बोस उनको डिसाइड करते हैं कि नहीं, आप यहाँ भारत में नहीं रहोगे, यू विल गो टू लंदन सर, ठीक है। इन बिटवीन इफ यू आर अवेयर कि उन्होंने अपने प्रोफेसर को चाटा भी मार दिया था बिकॉज दिस प्रोफेसर वाज क्रिटिसाइजिंग इंडियंस एज वेल सर। खैर, तो वी विल सी दैट होता रहता है, थोड़े गर्म खून के थे पहले से ही सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि इन कंडीशन में बहुत सारी आपको छोटी बचपन की इनकी घटनाएं देखने को मिलेगी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, एंड वी विल फाइंड कि इनके एक मित्र थे बेनी माधव करके सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, एंड वी विल सी दैट बेनी माधव, मतलब इनकी घटना हुई थी उस पीरियड में खुदीराम बोस के साथ। तो खुदीराम बोस की बरसी थी सर, है ना, उस पीरियड में। खुदीराम बोस अगर आपको पता होगा तो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर इनका नाम चढ़ गया था सर। ओके, एंड बोस ने उनको लेके अपने बहुत ही यंग एज के अंदर हमें देखने को मिलता है कि अपना थॉट प्रोसेस बनाया था कि कहाँ जाना है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो ग्रेजुअली हमें ये देखने को मिलता है कि बोस पहले से ही विवेकानंद के टीचिंग्स में और ये क्या कह सकते हैं, रामकृष्ण परमहंस के साथ काफी जुड़े हुए थे स्पिरिचुअलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, अध्यात्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस वो उस पीरियड के अंदर भी हमें ये देखने को मिलेगा कि ही विल बी गोइंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एज वेल सर, है ना। तो काफी बार आप देखोगे तो आइसोलेशन में चले जाते थे, वो अपने आप को सेल्फ तराशने में चले जाते थे। ऐसे आपको बहुत बार केसेस देखने को मिलेंगे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, वी विल आल्सो फाइंड कि ही वाज आल्सो इंस्पायर्ड बाय द ट्रेडिशनल आइडियाज एज वेल सर, है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि ये ट्रेडिशनल आइडियाज में जो दुर्गा पूजा, मतलब जो शक्ति की आराधना कहते हैं, उनकी भी वो वर्शिपिंग किया करते थे। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि रिवाइवलिज्म की जो थॉट प्रोसेस है इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर आपको हर जगह के ऊपर दिखेगी। आपको एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्म्स ने कैसे इंडिया के अंदर नेशनलिज्म को रिकिंडल किया है सर, ठीक है। तो सुभाष बाबू भी वहां से ही निकल के आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो हुआ क्या कि ही केम इनटू कांटेक्ट विथ मल्टीपल स्टूडेंट्स एट दैट टाइम। जैसे एक उनके साथी हुआ करते थे हेमंत कुमार सरकार सर, ठीक है ना, समझे। हेमंत कुमार सरकार बेसिकली सुभाष बाबू के मित्र बन गए थे एंड उन्होंने भी वी विल फाइंड कि उस पीरियड में सुभाष बाबू को एक गाइडेंस दिया था। तो इस तरह से हमें ये देखने को मिला कि सुभाष बाबू फिलोसफी की तरफ इसके लिए चले गए सर, ठीक है ना। ही गोज टुवर्ड्स फिलोसफी एज इज कॉलेज सब्जेक्ट, ओके ना, समझे, वाज बिकॉज ऑफ द स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड द स्पिरिचुअल लीनिएज दैट ही हैड टुवर्ड्स लाइफ एज वेल सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, अब आप देखिए कि जब ये उस पीरियड के अंदर थे एग्जाम की, उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंदर अपनी एडमिशन ले ली और तब हमें ये देखने को मिलता है कि उनके एक प्रोफेसर के साथ तनाव हो गया, क्योंकि प्रोफेसर ने क्रिटिसाइज किया था इंडियंस को और इंडियन कस्टम्स को। तो सुभाष बाबू उठ के वी विल सी की चमाट बिता देंगे सर। खैर, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि सुभाष बाबू की अलग ही कहानी थी और उनके फादर चाहते थे कि हमारा जो सुभाष है सर, ठीक है ना, वो कैसे भी करके अच्छी खासी कुछ
डिग्री अचीव करे और उसके बाद आईसीएस के अंदर ज्वाइन करे तो हमारे लिए बड़ी बात हो जाएगी सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से सुभाष अपनी फैमिली को छोड़ के 1919 तक आते आते, जब वर्ल्ड वॉर का ट्रांजिशन हो रहा था सर, ठीक है ना, समझे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ था, तभी हमें ये देखने को मिलता है कि सुभाष वी विल फाइंड कि लंदन चले गए सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो इन कंडीशन में ही गोज टू लंदन, वहां पे जाके इनको तैयारी कर रही थी आईसीएस के लिए। अब कैम्ब्रिज के अंदर उन्होंने दाखिला लिया था और उन्होंने कैम्ब्रिज स्कूल के अंदर वहां पे मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया था, पर रियलिटी ये थी कि आईसीएस करने के लिए भेजा गया था सर, ठीक है। तो वन साइड इनकी पोस्ट ग्रेजुएशन की भी थोड़ी बहुत मेहनत हो रही है, साथों साथ आईसीएस की परीक्षा भी दे दी थी। ही हैड हार्डली 8 मंथ्स ऑफ बेसिकली प्रिपरेशन टाइम। अब देखिए लोग यहाँ 2-2 साल 3-3 साल दे देते हैं, ये भारत से उठ के वी विल फाइंड कि लंदन जाते हैं और 8 महीने के अंदर अपनी ग्रेजुएशन की आगे की तैयारी भी कर रहे हैं और साथों साथ सिविल सर्विसेज के एग्जाम भी दे रहे हैं सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एंड वी विल बी सीइंग दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम, we will see that he was able to clear the ICS examination सर, getting on point, okay। तो फैमिली का प्लान ये था कि भाई सुभाष को 1919 में वहां पे भेज के आईसीएस के लिए तैयारी करवाई जाए सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एंड सुभाष ने उस पीरियड में भी फिलोसफी में, मतलब बेसिकली मॉरल साइंसेस के अंदर अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू रखा और आईसीएस के लिए तैयारी की। तो उस पीरियड में इंग्लिश था और संस्कृत थी, फिलोसफी, उसके साथ साथ पॉलिटिकल साइंस था, लॉ था, यूरोप की हिस्ट्री थी, ये सब दिस वर ऑल द सब्जेक्ट्स दैट सुभाष बाबू हैड टू प्रिपेयर फॉर सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। उसमें ज्योग्राफी भी आता था, उसमें इकोनॉमी भी आता था, और इंटरेस्टिंग था कि ज्योग्राफी में खाली और खाली फिजिकल ज्योग्राफी नहीं था, उसमें सर्वेइंग भी आता था। तो आपको ग्राउंड पे जाके सर्वे की एग्जाम देनी पड़ती थी, कार्टोग्राफी, मैप कैसे बनाना है वो सब तुम्हें आना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेट के लिए तो ये बहुत बड़ा जटिल टास्क था, क्योंकि भविष्य में भारत के अंदर जो पूरी गवर्नेंस सिस्टम आएगी उसमें कार्टोग्राफिकल स्टडीज बहुत जरूरी थी सर, है ना, नक्शा ड्रॉ करना, डिस्ट्रिक्ट्स के डिविजन्स को क्रिएट करना, ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का ओवरलैपिंग करते हुए सिस्टम को कैसे गवर्न करना। तो उस पीरियड में प्रैक्टिकल एग्जाम भी होती थी सर, है ना। तो सुभाष बाबू वी विल फाइंड की उस पीरियड में अपनी दुविधा में थे। दुविधा का मतलब ये था कि वॉज नॉट श्योर व्हाट टू डू सर, है ना, क्योंकि एक साइड के ऊपर उनकी मॉरल साइंस, फिलोसफी के अंदर अपनी ग्रेजुएशन आगे कंटिन्यू हो रही थी और दूसरी आईसीएस में एग्जाम भी दे रही थी सर, है ना। घर वाले कह रहे थे कि तुम आईसीएस की एग्जाम के लिए तैयारी करो, ग्रेजुएशन साइड में चला गया, आगे लंदन वाला जो है सर, है ना, समझो, कैम्ब्रिज वाला। एंड वी विल फाइंड कि सुभाष बाबू उस पीरियड में बहुत लिमिटेड टाइम दे पाए सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। बट इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उनकी इंग्लैंड में जाके काफी अनुभव हुआ सर, है ना। उनको एक तो फ्री सोसाइटी का अनुभव होता है, उनको एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का अनुभव हुआ सर, गेटिंग ओपन। स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट थी वो भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। नॉर्मली ये था कि भारत में जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनको बड़ा नेगेटिव सेंस में देखा जाता था क्रांतिकारियों के दृष्टिकोण से, पर इंग्लैंड वो स्टूडेंट्स वर सीन एज स्टूडेंट्स, है ना। इन इंग्लैंड इट वाज नॉट लाइक दैट कि भाई हर एक विद्यार्थी क्रांतिकारी वहां पे कोई तूफान करने आया है, पर इन इंडिया द स्टूडेंट्स वर सीन एज अ रिवॉल्यूशनरीज के भाई हर एक किसी बंदे के हाथ में बंदूक होगा या गोला होगा सर, गेटिंग ओपन, ओके। तो Subhash Babu was very much surprised to see the very liberal atmosphere in the educational institution in Cambridge at that time, है समझे। तो उस पीरियड में we will find कि सुभाष attended many debate clubs and many discussion groupings along with his तैयारी of ICS, है ना। अब ICS में तो वही होता है ना सर, ठीक है, आप दिल्ली गए थे ICS की तैयारी करने के लिए, पर आप बाकी सारे चर्चाओं में चले जाओगे। तो सुभाष बाबू के साथ भी ये हुआ सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। एंड देन ही स्टार्टेड मीटिंग द इंडियन यूथ लीडरशिप एज वेल सर, है ना, समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि वहां पे 1919 के समय पे तिलक आए हुए थे सर, है ना, अगर आपको याद होगा तो होम रूल करके एक मूवमेंट खत्म हुआ था, और होम रूल मूवमेंट खत्म होते होते तिलक महाराज के ऊपर केस चल रहा था वहां इंग्लैंड में, उसमें तिलक ने खुद ही केस वहां पे लड़ने के लिए इंग्लैंड के अंदर बुआ बूम मचाई थी। वो था दी इंडियन एनार्किस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, है ना। वेलेंटिनो चिरोल ने उसको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा था सर, ओके। तो उनको तिलक महाराज को अनरेस्ट के रूप में फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट का टाइटल दिया गया था, तो तिलक काफी नाराज थे, तो लंदन केस लड़ने आए थे सर वेलेंटिनो चिरोल के सामने। तो इस पीरियड में तिलक काफी इंडियन कम्युनिटीज के बीच में पॉपुलर भी थे, और सुभाष बाबू भी उनके साथ संवाद में आए थे, एक आध बार इनके साथ मिले भी थे, और वहां से उनको इंडिया के बारे में काफी डिस्कशंस मिलने शुरू हुई। एंड ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट द इंडियन सोसाइटीज, जो स्टूडेंट यूनियन थे। अब जैसे एक मजलिस करके बॉडी थी, इंडियन मजलिस, ओके। इंडियन मजलिस वाज अ बॉडी दैट वाज फॉर्म्ड बाय सुभाष बाबू
वी विल फाइंड कि सुभाष बाबू नहीं, लंदन में थी, इंग्लैंड के अंदर थी, बट सुभाष बाबू उसके साथ जुड़े हुए थे सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, अब हुआ क्या कि सुभाष बाबू के लिए टाइम बड़ा कम था सर, है ना, बिकॉज ही वाज इन्वॉल्व इनटू सो मेनी थिंग्स, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, irrespective he was able to clear the examination। अब आप समझने की कोशिश करिए तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है। उनके लिए 8 ही महीना था, ही हैड ओनली 8 मंथ्स जो तैयारी, क्योंकि 1919 में वहां पे पहुंचे थे इंग्लैंड के अंदर, और उसके बाद 1920 में उनकी एग्जाम थी सर। ओके, एंड ही हैड ओनली 7 to 8 मंथ्स टू प्रिपेयर सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो इन कंडीशन में अब प्रॉब्लम ये था कि कैसे तैयारी करें। अब देखिए, उन्होंने फिलोसफी मेजर्स के रूप में भी लिया था अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसके कुछ कुछ विषय उनको हेल्प कर दिया आईसीएस के अंदर। जैसे आप जीएस और ऑप्शनल वैसा चूज करते हो ऑप्शनल कि जो जीएस में हेल्प करे, तो सुभाष बाबू को भी वी विल फाइंड की कुछ कुछ चीजें हेल्प कर देती है विथ रिस्पेक्ट टू हिज यूनिवर्सिटी एजुकेशन एज वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि सुभाष बाबू ने कुछ विषयों को खुद से तरोशा, कुछ विषयों को उन्होंने पढ़ा सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, इनफैक्ट इस पीरियड में उन्होंने मेटरनिक को पढ़ा था, इस पीरियड में उन्होंने बिस्मार्क को पढ़ा था, क्योंकि यूरोपियन हिस्ट्री वाज पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर द सिविल सर्विसेज एज वेल सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, एंड वी विल फाइंड कि रोमन एम्पायर को पढ़ रहे हैं, गैरीबाल्डी को पढ़ रहे हैं, इटली को पढ़ रहे हैं, बिस्मार्क की जर्मन यूनिफिकेशन को पढ़ रहे हैं सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, एंड वी विल फाइंड की एग्जाम दे दी। अब एग्जाम में इंडिया के सब्जेक्ट्स तो थे ही, यूरोपियन सब्जेक्ट्स भी थे उनके लिए सर, गेटिंग माय पॉइंट। ओके, एंड इंटरेस्टिंग कहानी आपको ये मिलती है कि उनकी जब एग्जाम देने की बात आई तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हुई नहीं थी ढंग से सर। ओके, तो वी विल फाइंड कि संस्कृत का पेपर छूट गया उनसे सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि सुभाष बाबू के साथ ये हुआ कि ही वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द संस्कृत लैंग्वेज पेपर सर, है ना, समझे। मतलब स्लाइड्स में सब दिया नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन हमें मिलती है सर, ठीक है। तो ही वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द संस्कृत पेपर सर, है ना, तो संस्कृत का पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए। अब संस्कृत का पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके बावजूद भी वी विल फाइंड कि उनको लग रहा था कि यार ये क्या हो गया सर, गेटिंग ओवर। और संस्कृत के पेपर में उस पीरियड में ट्रांसलेशन था सर, है ना, तो आपके जैसे इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है, फिर ये रीजनल लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर होता है, उसमें ट्रांसलेशन आता है। तो उनका 150 मार्क का ट्रांसलेशन छूट गया था, और सुभाष बाबू के लिए ये था कि ये तो मेरे रोकड़े मार्क्स है, दिस आर एक्चुअली माय कैश मार्क्स, है ना, इसको तो मैं कैसे भी करके कैशिफाई कर दूंगा, ये तो छूटेंगे नहीं मेरे से सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, एंड वी विल फाइंड कि 150 मार्क्स का पेपर छूट जाना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर उनकी उतनी कमांड ऑब्वियस था कि 8 महीने का टाइम था तो बड़ी कम थी सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन उन्होंने अपने घर वालों को लेटर लिखना शुरू कर दिया था, बोले इस अटेम्प्ट में तो ना हो पाई सर, है ना, समझे नहीं समझे, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो द ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज नॉट दैट मच सेटिस्फैक्टरी फॉर हिम सर, है ना, समझे। सो हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स वर आस्किंग, जानकीनाथ बोस हिज फादर हैड आल्सो रिटन अ लेटर कि बेटा सुभाष क्या चल रहा है, व्हाट इज द स्टेटस, है ना, समझे। तो ही आल्सो रोट कि पापा एग्जाम दिया है पर ठीक नहीं लग रहा है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, मैं अपनी आगे की जो पोस्ट ग्रेजुएशन है फिलोसफी में, मैं मॉरल साइंसेस में करना चाह रहा हूँ, उस पर ज्यादा ठीक रहेगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो इन कंडीशन में सुभाष बाबू हैड एक्चुअली फॉरगॉट एवरीथिंग सर, है ना, बोले अब एग्जाम दे दी, भूल जाओ सर, है ना, समझे। अब देखिए कि एग्जाम दी जुलाई 1920 के अंदर था, और उसके बाद पेपर चेकिंग हुआ होगा। अब वहां पे भी वी विल सी कि जो आईसीएस की जो बॉडी थी जो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, और जुलाई में एग्जाम हुई थी, सितंबर के अंदर वो एक दिन बैठे हुए थे रात को अपने कमरे में, और उनका दोस्त दौड़ता दौड़ता आया, बोले जल्दी इंटरनेट खोल। बोले क्या हो गया, बोले इंटरनेट मतलब टेलीग्राम आया है तुम्हारे नाम का। बोले किस बात का टेलीग्राम है, बोले तुम्हारा 4th रैंक आ गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो वी विल फाइंड कि ही कुडंट, मतलब ही वाज वेरी मच सरप्राइज कि यार मेरा 150 मार्क का पेपर छूट गया, बाकी सारा सब्जेक्ट में मैं अच्छा नहीं कर पाया हूँ, उसके बावजूद भी मेरा 4th रैंक आ गया है, मतलब टू माय अटर सरप्राइज, मतलब चिमटी काटना पड़ेगा सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। ओके, तो दिस वाज नॉट प्रैक्टिकली, मतलब ही हैड एक्चुअली थॉट अबाउट सर, है ना, समझे, कि अरे यार 4था रैंक कैसे आ गया मेरा तो सब्जेक्ट छूट गया था, पूरा 150 मार्क का एक पेपर छूट गया है सर, है ना, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आई कुड नॉट डू वेल, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहा हूँ मेरी फिलोसफी के अंदर, है ना, तो मॉरल साइंस के अंदर उनकी
उनकी रिसर्च चल रही थी उस पीरियड में। तो आप समझिए कि सुभाष बाबू का विचार कैसा रहा है, मतलब कितनी उनकी बेसिकली पकड़ थी विषयों के ऊपर सर, है ना। एंड वी विल फाइंड कि irrespective he could not complete a paper and he lost 150 marks, okay, still he was able to get the 4। अगर वो कंप्लीट किया होता तो क्या होता सर, समझ में आया कि नहीं आया? He would have completed तो आराम से फर्स्ट रैंक लेके आए होते सर, करीब। और पूरी हिस्ट्री के अंदर, आईसीएस की हिस्ट्री के अंदर इतना मार्क किसी को नहीं मिला होता जितना सुभाष बाबू को मिला होता सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। खैर सुभाष बाबू वाज लाइक यार फोर्थ तो आ गया है सर, है ना, समझे। ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि यार अब करना क्या है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि लोग उनको सम्मान के लिए बुला रहे हैं, लोग कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज भेज रहे हैं, जैसे आपके साथ भी ये होता है सर, ठीक है। सो पीपल विल कॉल यू, है ना, आपको साफा वाफा पहनाएंगे, है ना, तो साल पहनाएंगे, आपको टीका बीका लगाएंगे, बोलेंगे कि भाई आपने बहुत बड़ा काम किया, झंडा उखाड़ दिया है आपने सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। बट नाउ द क्वेश्चन दैट कम्स आउट कि अब क्या करना है, आगे क्या करना है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो सुभाष बाबू वाज एक्चुअली विजिटिंग मल्टीपल पीपल इन इंग्लैंड एट दैट टाइम सर, है ना, समझे। एंड हमें ये देखने को मिलता है कि इंडियन कम्युनिटी के लोगों के साथ उन्होंने संवाद किया, बहुत सारी डिस्कशंस की सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड तब इनके पॉलिटिकल आइडियाज बड़े क्लियर हो गए। एक्चुअली दो चीजें हुई सर, है ना। आईसीएस की एग्जाम जब दी थी तब कैम्ब्रिज में पढ़ाई भी चालू थी, और कैम्ब्रिज में फिलोसफी और कैम्ब्रिज की लाइब्रेरी को उन्होंने तराश मारा था। वो नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे थे सर, ओके। बिकॉज वो नोट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे थे, ही हैड रेड स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स एंड पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल थियरी की जो बातें उन्होंने सुनी थी और पढ़ी थी सर, है ना, उससे काफी उनका आइडिया क्लियर हो गया कि व्हाट इज माय पॉलिटिकल विजन ऑल अबाउट सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। तो उनको एक चीज बड़ी क्लियर हो गई थी कि भाई मेरा राजकीय दृष्टिकोण कैसा है, मुझे क्या करना है सर, है ना, समझे, और मैं किस तरह से मैं सोच रहा हूँ सर, समझे। तो ये कंडीशन में सुभाष बाबू के साथ ये हुआ कि आफ्टर गेटिंग इनटू सर्विसेज, मतलब आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, ही वाज वेटिंग फॉर द प्रोबेशन टू स्टार्ट सर, है ना। अब सिलेक्शन और प्रोबेशन के बीच में टाइम तो होता ही, आपको भी पता है, 2-3 महीना लग जाता है सर, ठीक है ना, आपका लबासा में ट्रेनिंग शुरू होगा, वैसे वहां पे भी यही था सर, ओके। अब सुभाष बाबू सर्विसेज में अभी ज्वाइन कर रहे हैं, उतने में ही उनको 3-4 न्यूज मिले सर। पहला उनको पता चला कि एक तो रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ है उसमें अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि ही हैड अ वेरी क्लियर कट पॉलिटिकल थॉट कि ये क्या चल रहा है सर, ओके। भारत के अंदर एक आंदोलन चल रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एज वेल सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि सुभाष बाबू के जो पॉलिटिकल विजन थी अब धीरे धीरे क्लियर हो रही थी सर, है ना, समझे। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि बाय द टाइम ही क्लियर द एग्जामिनेशन सर, उन्होंने, वी विल फाइंड कि ये एग्जाम को क्लियर किया, पीछे भारत में बड़े बड़े चेंजेस हो गए थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। में तिलक महाराज की मृत्यु हो चुकी है, वही तिलक जिनको सुभाष बाबू मिले भी थे इंग्लैंड में एक पीरियड के समय पे सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें ये देखने को मिलता है कि 1919 में तिलक उस टाइम पे लंदन में भी आए थे एक केस को परस्यू करते करते, और सुभाष बाबू वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज थॉट्स एंड हिज पॉलिटिकल विजन अबाउट इंडिया एज वेल। सो व्हेन सुभाष बाबू केम टू नो कि तिलक पास्ड अवे, है ना, तिलक जी की मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 के दिन, और तब ये घटना हमें ये देखने को मिलती है कि बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल वैक्यूम था सर, है ना। गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, पर उतनी बड़ी मात्रा के अंदर हमें ये देखने को मिल रहा था कि मोमेंटम नहीं मिल रहा था सर, है ना, समझे। एंड वी विल सी कि नए लीडर्स निकल के आ रहे थे, जैसे बंगाल में चित्तरंजन दास निकल के आ रहे थे, ये वो लोग थे जो बेसिकली बंगाल के यूथ को गाइड कर रहे थे सर, गेटिंग पॉइंट, ओके। अब आप देखिए कि सुभाष बाबू बड़े कंफ्यूजन में थे सर, है ना। कंफ्यूजन में किस बात से थे? उनको कंफ्यूजन इस बात से था कि मैं किस स्टेट को सर्व करूंगा सर, है ना, कल उठ के मैं सर्विसेज में जाऊंगा भी सही, व्हाट स्टेट वुड आई बी सर्विंग सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके ना, समझे। सो ही स्टार्टेड राइटिंग टू हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, ही स्टार्टेड राइटिंग टू हिज एल्डर ब्रदर, उनके फादर को पता नहीं था कि वो क्या करने वाले हैं सर, ठीक है ना, समझे। सो एल्डर ब्रदर शरद चंद्र बोस का नाम सुना होगा आपने सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि ही स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स टू देम सर, है ना। अगले 5-6 महीने तक वो लेटर लिखे जा रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, व्हाट एम आई सपोज टू डू एंड व्हाट एम आई नॉट सपोज टू डू सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो वेरी इंटरेस्टिंगली सुभाष बाबू ने अपने भाई को लेटर लिखा था सर, है ना, उसकी एक छोटा पार्ट है सर, है ना। तो सुभाष बाबू लिखते हैं कि आई बीन गेटिंग कांग्रेचुलेशंस ऑन माय स्टैंडिंग फोर्स इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बट आई कैन नॉट से दैट आई एम डिलाइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ एंटरिंग द रैंक्स ऑफ द आईसीएस, है ना, कि मुझे बड़ा मैसेज आ रहा है, वो लोग कांग्रेचुलेशन कांग्रेचुलेशन, पर मुझे पता नहीं कि मुझे क्या करना है सर। इफ आई हैव टू जॉइन दिस सर्विस I shall do with so much of reluctance as I started my study for the civil service examination.
अगर मुझे करना भी है ज्वाइन करना तो भी मैं रिलक्टेंस रहूंगा, क्योंकि जैसे मैंने तैयारी भी ऐसे ही रिलक्टेंस के साथ की थी सर, है ना। ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू जॉइन द आईसीएस, नाइदर ही वाज रेडी टू जॉइन द सर्विसेज, नाइदर ही वांटेड टू प्रिपेयर फॉर द आईसीएस। मतलब तो पापा ने कहा था, इसके लिए मैंने मजाक मजाक में तैयारी कर दी थी सर, ठीक है। गिवन द टैलेंट्स विद अ सर्वाइवल स्पिरिट, वन में इवन एस्पायर टू बी चीफ सेक्रेटरी, है ना, टू द गवर्नमेंट, है ना। मेरे पास टैलेंट है, मैं तो वहां तक जा सकता हूँ चीफ सेक्रेटरी, है ना। मेरे पास, अरे चौथा रैंक लेके 8 महीने की तैयारी में सर, है ना, उसमें भी पेपर छूट गया 150 मार्क का सर, है ना, समझे कि नहीं समझे, उसके बावजूद भी करके आया सर, है ना। फिर क्या लिखते हैं कि बट आफ्टर ऑल इज सर्विस टू बी ऑल एंड ऑल ऑफ माई लाइफ सर, ठीक है ना। क्या ये मेरे जीवन का अंत है? नहीं है। आई थिंक इट इज हिपोक्रेसी टू मेंटेन दैट द हाईएस्ट आइडल्स ऑफ वंस लाइफ आर कंपेटेबल विद द सबऑर्डिनेशन टू द कंडीशन ऑफ सर्विस विथ एन आईसीएस हैज मैन गॉट टू एक्सेप्ट सर, है ना। ये रियलिटी है लाइफ की सर, है ना। आपके सिद्धांत आपके सर्विस की कंडीशंस के साथ कभी मैच नहीं करेंगे, आप हमेशा इनकम्पेटिबल रहोगे उसके साथ, है ना। क्योंकि आपके मन के अंदर बड़े क्रांतिकारी विचार आते हैं, बट यू आर बाउंडेड बाय रूल ऑफ लॉ, यू आर बाउंडेड बाय सिविल सर्विसेज रूल्स, यू आर बाउंडेड बाय द गवर्नमेंट कंडक्ट एज वेल सर, गेटिंग ऑन बोर्ड। ओके, सुभाष शरद चंद्र बोस को लिख रहे हैं, अपने बड़े भाई को लिख रहे हैं सर, है ना। यू विल रेडीली अंडरस्टैंड माय मेंटल कंडीशन एज आई स्टैंड ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ व्हाट द मैन इन द स्टेट वुड कॉल अ प्रॉमिसिंग करियर सर, है ना। आप देखिए कि मेरी मानसिक परिस्थिति कैसी है। रास्ते में खड़ा हुआ कोई व्यक्ति तो कहेगा कि इसका जीवन बन गया सर, है ना, आईसीएस हो गया मतलब खत्म सर, गेटिंग ऑन पॉइंट। इट सॉल्व्स वन फॉर ऑल व्हाट इज द पैरामाउंट प्रॉब्लम फॉर ईच ऑफ अस, द प्रॉब्लम्स ऑफ द ब्रेड एंड बटर। हम सब के लिए यही तो सबसे बड़ा चर्चा का मुद्दा है कि भाई खाना पीना मिल जाएगा, आईसीएस तो बड़ी मात्रा में सॉल्यूशन कर देता है। बट फॉर अ मैन ऑफ माय टेम्परामेंट हु हैज बीन फीडिंग ऑन द आइडियाज व्हिच माइट बी कॉल्ड एज एसेंट्रिक, the line of least resistance is not the best line to follow sir, है ना। life loses half its interest if there is no struggle, if there are no risk to be taken। risk है तो इश्क है मेरे दोस्त। सुभाष बाबू अपने भाई को कितना आर्टिकुलेट वे के अंदर लिख रहे हैं सर, ठीक है ना, समझे कि जीवन में अगर संघर्ष नहीं है तो आपके जीवन के अंदर का कोई जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा सर, ओके ना, समझे। द अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ आर नॉट अपीलिंग to one who has not at heart worldly ambitions। Moreover, it is not possible to serve one's country in the best and the fullest manner if one is chained to the civil services। मैं देश सेवा कभी नहीं कर पाऊंगा फुल वे के अंदर अगर मुझे बांध के रखा जाएगा। आईसीएस ऑफिशियल्स को तो बांध के रखा जाता था सरकार के द्वारा। इन शॉर्ट, नेशनल एंड स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस आर नॉट कंपैटिबल विद द ओबीडियंस टू द सिविल सर्विस कंडीशंस। मेरे लिए तो कतई नहीं है। मेरी आध्यात्मिक और मेरी राष्ट्रीय जो सपने हैं वो कभी सिविल सर्विसेज नियमों के साथ मैच नहीं होंगे। आई मे से विदाउट हेजिटेशन दैट इफ आई वर गिवन द ऑप्शन आई वुड बी द लास्ट मे टू ज्वाइन द सर्विसेज। मैं अब सबसे आखिर का व्यक्ति होगा जो आईसीएस ज्वाइन करूंगा। यू मे राइटली से दैट इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द सर्विस वन शुड एंटर इट्स रैंक एंड फाइट्स इट्स एविल। आप तो यही कहोगे सुभाष बाबू के भाई के रूप में, बड़े भाई के रूप में आप यही कहोगे कि तुम घुसो सर्विसेज में, उसको अंदर से बदल दो, चेंज कर दो। बट इवन इफ आई डू सो, माय पोजीशन any day may become so intolerable as to compel me to resign। If such a crisis takes place 5-10 years hence, I shall not be in a favorable position to chalk out a new line for my life। उनके लिए पता था कि मेरा जीवन कैसा है। 10 साल के बाद ये परिस्थिति में ऐसे निर्णय मैं नहीं ले पाऊंगा जो आज ले पाऊंगा सर, है ना। क्योंकि 10 years after getting into services there will be so much of ifs and buts। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे, बहुत सारे रोड ब्लॉक्स हो जाएंगे सर, है ना। Whereas today there is yet time for me to qualify for another career, है ना। 10 साल के बाद सिविल सर्विसेज को छोड़ना बड़े मुश्किल हो जाएगा, क्राइसिस डिसीजन हो जाएगा, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। If one is cynical enough, one may say that all the spirit will evaporate as soon as I am in the safe arms of the services, but I am determined not to submit to the sickening influences। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि ये सर्विसेज क्या है सर, ठीक है ना। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी, hence consideration of worldly prudence will not deter me from taking particular line of action if I believe that to be intrinsically right सर, है ना। देखिए वो कह रहे हैं कि भाई देखो मेरे को शादी ही नहीं करनी। लोग इस तरह से तो सर्विसेज का प्लान करते हैं
कि मैं नौकरी ढूंढूंगा तो छोकरी मिलेगी मेरे को। सुभाष बाबू इज वेरी मच क्लियर, बड़े सख्त थे सर, है ना, समझे, कि मुझे वो इन्फ्लुएंस में आना ही नहीं है सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। ये जो वर्ल्डली प्रूडेंस, संसारिक चीजें जो अलग अलग प्रकार की है, जो एक ऐसी लाइन ऑफ एक्शन है जिसके कारण मेरे को प्रेशर किया जाएगा, करेंगे ही नहीं सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट। Constituted as I am, I have sincere doubt as to whether I should be a fit man for the civil services. I rather think what little capacity I possess can be better utilized in other directions for my own welfare as well as for the welfare for my country, sir, है ना, समझे। ये लेटर सुभाष बाबू ने अपने भाई को लिखा था। This letter was written by Subhash Babu to his brother Sarath Chandra Bose, and this was the exchange of communication, the highest level of exchange of communication between him and his brother, sir, ठीक है। ये जो चर्चा सुभाष बाबू की अपने भाई के साथ हुई, वो सब देख के उनके ब्रदर को तो पिक्चर क्लियर हो गया था कि सुभाष बाबू इज नॉट गोइंग टू स्टे बैक इन द सर्विसेज, है ना। सुभाष बाबू की जो विचार थे, उनकी जो राइटिंग्स थी, वो सब कुछ क्लियर हो चुकी थी सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके ना, समझे। एंड दिस इज द स्ट्राइकिंग पॉइंट वेयर वी विल फाइंड कि सुभाष बाबू सर्विसेज को उसके बाद छोड़ देंगे सर, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो ये जो लेटर है, ये बुक के अंदर से मैंने लिया हुआ है, जस्ट मैंने टाइप किया इसको सर, मजा आ गई मेरे को सर, है ना, समझे। तो ये 1.5 पेज का लेटर था, पर ये सुभाष बाबू की बुक है सर, ठीक है, चंद्रचूड़ घोष के द्वारा लिखी गई है, द बोस एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट सर, ठीक है ना, समझे। उसके अंदर उनकी बायोग्राफी है सर, ठीक है ना, उसमें से ही कुछ कुछ मैंने बातें निकाली है, और भी बातें हैं ऐसी तो सर, ठीक है ना, समझे। बट ये लेटर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कितने थॉट्स के साथ ये रिजाइन कर रहे हैं सर। खैर चलो, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि ये ऑनलाइन अवेलेबल है सर, ठीक है ना, समझे, इट्स अवेलेबल ऑनलाइन एज वेल। चलिए, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, ये इट्स अवेलेबल है ना, सोशल वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस बहुत सारी है, ई कॉमर्स वेबसाइट्स है ना, उसके ऊपर है, बड़ी सी इनफैक्ट है ना, मोटी सी किताब है। मैं सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ता रहता हूँ, समय मिलता है तो अलग अलग कहानियों में इसके अंदर से। चलिए, तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर कि सुभाष बाबू ने अपने भाई के साथ संवाद किया, भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पीक के ऊपर चला गया था, सुभाष बाबू को समझ में आ गया था कि भाई मैं अपने देश को सर्व नहीं कर पाऊंगा बाय गोइंग इनटू सर्विसेज सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि वो बहुत क्लियर कट थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों के एग्जांपल्स देखे, उन्होंने औरोबिंदो का एग्जांपल देखा, उन्होंने आरसी दत्त, रोमेश चंद्र दत्त का एग्जांपल देखा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि वो बहुत ही क्लियर कट थे, वो कह रहे हैं कि देखो मेरे लिए तो कुछ नहीं है। उन्होंने अपने भाई के साथ संवाद किया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सुभाष बाबू ने 2 लोगों के साथ मीटिंग की थी। एक तो थे जस्टिस खोसला, जस्टिस खोसला लेटर ऑन चीफ जस्टिस बनते हैं पंजाब हाई कोर्ट के, उनके साथ उनकी लास्ट संवाद हुई थी कि क्या करना है मुझे सर, ठीक है ना, समझे। एंड खोसला साहब के साथ भी सुभाष बाबू ने यही क्लियर कट बता दिया कि मुझे क्या करना था सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। उन्होंने उस पीरियड में सीआर दास के साथ भी संवाद किया था, चितरंजन दास के साथ भी सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि चितरंजन दास ने भी कहा कि यू आर राइट इन कन्वेइंग योर थॉट्स, ओके, आप अपने हिसाब से सोच लीजिए सर, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि इस तरह से जानकीनाथ बोस वाज नॉट रेडी, बट सुभाष बाबू ने कहा कि बाकी सब साइड में गया, मुझे रिजाइन कर देना है। सो ही रोट अ सिंगल पेज लेटर टू दी वी कैन से द सेक्रेटरी of the we will see कि the civil services board at that time sir, getting on point, okay ना, समझे। तो लिखते हैं कि I desire, ये रियल लेटर है उनका सर, ठीक है, I desire to have my name removed from the list of the probationers in the Indian civil services. I may state that this connection that I was selected as a result of the open competitive exam was held in England in 1920. I have received allowances of 100 pounds, है ना, 1000 पाउंड मिले थे। Up till now, I shall remit the amount to the India office as soon as my resignation is accepted, sir, है ना। I have the honor to be, sir, your most obedient servant, सुभाष चंद्र बोस सर, ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑन। ये उनके हैंडराइटिंग भी है सर। खैर, ये 1920 के बाद जब रिजाइन की थी तब उन्होंने लिखी थी, मॉन्टेग्यू को लिखी थी, उस पीरियड में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था सर, है ना, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, अगर आपको याद होगा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ही हैड रिटन टू अर्ल मॉन्टेग्यू हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एट दैट टाइम, और कह रहे हैं कि मेरे को 100 पाउंड की सैलरी मिली थी, वो भी मैं वापस दे दूंगा। देखिए इनके अंदर इंटीग्रिटी कितनी है सर, है ना, कि मैंने आपसे 100 पाउंड एज अ प्रोबेशनल सैलरी ली है सर, है ना, आई एम रेडी टू गिव इट बैक टू यू सर, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि इतने इतने इंटीग्रिटी के साथ और इतने थॉट प्रोसेस के क्लियर के साथ सुभाष बाबू रिजाइन करते हैं। he'll be resigning sir, getting on point, okay। and जब उन्होंने रिजाइन किया, सरकार ने उन्होंने सरकार को पैसे वापस दे दिए सर, ठीक है ना, getting on point, okay। अब आफ्टर गिविंग द मनी बैक, ही वाज नॉट हैविंग एनी मनी टू गो बैक टू इंडिया सर, ओके।
फिर उन्होंने अपने एक दोस्त को बुलाया, अरे भाई किधर है, दिलीप करके उनके एक फ्रेंड हुआ करते थे वहां इंग्लैंड में, बोले भाई थोड़ा लैंड करा दे, पैसा नहीं है मेरे पास वापिस जाने के लिए सर, ठीक है, मतलब आप देखिए कि एक आईसीएस बंदा सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, एंड देन वी विल फाइंड कि रिजाइनिंग फ्रॉम द पोजीशंस, ओके, हिज फादर डिड नॉट लाइक ना, जानकीनाथ बोस डिडंट लाइक दैट कि यार ये क्या कर दिया सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके, बट द पिक्चर वाज वेरी मच क्लियर, है ना, सुभाष बाबू को पता था कि वो क्या करने आए हैं सर। खैर, तो इन कंडीशन में वी विल सी कि सुभाष बाबू An academy. Let's crack it.